वक्त है प्रहार का और प्रहार में बात करेंगे बिहार के सियासी संग्राम की। आपको जानकारी दे दें कि बिहार के चुनाव में अब 9 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने लिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा गेम चेंजर बनेगा इसको लेकर फोकस्ड नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव वक्फ कार्ड खेल रहे हैं, शहरों के नाम बदलने को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। छठ पूजा के चलते प्रचार पर ब्रेक जरूर लग गया है, लेकिन सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। कल तेजस्वी सारण में 6 जनसभाएं करेंगे, तो वहीं पीएम 30 अक्टूबर को एक बार फिर बिहार की धरती पर आएंगे और वो भी सारण के छपरा से हुंकार भरेंगे। यानी सारण को साधने की कोशिश जो है वो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। चुनावी मौसम में सारण जिला इस वक्त हॉट सेंटर बना हुआ है। सारण जिले की अगर बात करें तो यहां कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं और इन्हीं को साधने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। अगर 10 विधानसभा सीटों की बात करें और 2020 के परिणाम से तुलना करें तो एनडीए के पास 3 और महागठबंधन के पास 7 सीटें सारण की आती हैं। यहां की छपरा सीट पर सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा है। छपरा सीट पर आरजेडी के खेसारी लाल यादव वर्सेस बीजेपी की छोटी कुमारी हैं। वहीं परसा सीट की बात करें तो आरजेडी की करिश्मा राय जो कि तेज प्रताप की साली हैं, उनका मुकाबला आरजेडी के उनका जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार वो आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला जेडीयू के छोटेलाल राय से देखने को मिलेगा। मढ़ौरा सीट भी है में, यहां एलजेपी ने सीमा सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका जो नामांकन है वो रद्द हो गया था और अब निर्दलीय अंकित सिंह को समर्थन दिया गया है जो अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय से होगा। तो छपरा पर फोकस्ड क्यों है या सारण पर फोकस्ड क्यों है तमाम राजनीतिक दल, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां 10 विधानसभा सीटें आती हैं और 2020 के परिणाम ये बताते हैं कि यहां महागठबंधन का दबदबा रहा है, क्योंकि 10 में से कुल 3 सीटें हैं जो एनडीए जीतने में कामयाब रहा, 7 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। तो अपने इसी मजबूत किले को और मजबूत करने के लिए कल तेजस्वी यादव यहां जनसभाएं करेंगे। 6 जनसभाएं कल तेजस्वी यादव की होंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार फिर बिहार की धरती पर आएंगे, 30 अक्टूबर को वो बिहार आएंगे, तो वो भी सारण के छपरा से ही हुंकार भरेंगे। छपरा सीट की अगर बात करें तो इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव यहां से चुनावी मैदान में है और उनका जो मुकाबला है वो बीजेपी के छोटी कुमारी से है, इसलिए इस सीट की चर्चा भी काफी की जा रही है। ये वीआईपी कैंडिडेट की वजह से चर्चा में आ रही है। तो एक और सीट है जिसकी चर्चा हो रही है, वो सीट है परसा सीट की। यहां समीकरण क्यों दिलचस्प है, क्योंकि यहां से आरजेडी ने करिश्मा राय जो कि तेज प्रताप यादव की साली हैं, जो उनकी पत्नी जिनसे डिवोर्स का मामला चल रहा है ऐश्वर्या राय, उनकी ये चचेरी बहन है जिनको मैदान में उतार दिया गया है। तो इसलिए यहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करें तो मढ़ौरा सीट भी अहम हो गई, क्योंकि यहां जो एलजेपी की उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द हो गया और अब निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन एलजेपी की तरफ से दिया गया है। तो एक तरफ छपरा सारण इन सीटों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट रखने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि कारी शोएब की तरफ से वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया था, उसी पर अब तेजस्वी यादव भी उसी लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट को लेकर जो है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट उनसे छिटक जाए, और इसीलिए अब उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। कांग्रेस और लेफ्ट ने तेजस्वी के बयान का समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि ये आरजेडी का पुराना तुष्टीकरण वाला मुद्दा है, अब वक्फ के जरिए मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश है, मुस्लिम वोट्स को अपने पाले में लाने की कोशिश है। पहले कारी शोएब जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने कहा था कि इसको फाड़ कर फेंक देंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई सबक सिखाएंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। और अब तेजस्वी यादव भी इसी लाइन पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस कानून को सरकार बनने पर कूड़ेदान में फेंक देंगे। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे।
भाजपा वाला अगर सब तो आप देखिए यहाँ तेजस्वी यादव भी वही बात दोहरा रहे हैं जो उनकी पुरानी लाइन रही है। अब तेजस्वी यादव बीच चुनावों में या चुनावों से ठीक 9 दिन पहले अगर वक्फ कानून की बात कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि मुस्लिम वोट्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके क्या मायने हैं और तेजस्वी यादव कितना मुसलमानों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर नीतीश चंद्रा हमारे साथ हैं, रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं, फैजान अहमद जी हमारे साथ हैं और प्रियदर्शी रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब देखिए नीतीश, कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि कारी शोएब ने जो बोला उस पर बहुत सहज नहीं है तेजस्वी यादव, लेकिन अब समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की ही ये लाइन है। अब वो राज्य सरकार में है, अगर राज्य की सरकार उनकी बन भी जाती तो इतनी पावर राज्य सरकारों में नहीं होती कि वो किसी बिल को, किसी कानून को जो केंद्र ने बनाया है उसे कूड़ेदान में फेंक दे। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव जब वक्फ बिल का विरोध हो रहा था उस समय भी इसी तरह की भाषा बोल रहे थे, खुलकर बोल रहे थे कि यदि वक्फ बिल पास होता है, जब पास नहीं हुआ था तब वो कह रहे थे कि हम इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे, फाड़ देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि ये समझा जा सकता है कि राज्य सरकार कोई अधिकारी नहीं है यदि केंद्र से कोई कानून पास है, लेकिन चुनाव है तो सब चलता है। मजबूरी तेजस्वी यादव की ये है कि मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा है वो ना हो, क्योंकि ओवैसी जो है पिछले चुनाव में उनको काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, खासतौर से सीमांचल में 12 सीटें एनडीए वहां जीत गई थी और तेजस्वी यादव को 11 सीटों पर नुकसान हो गया ओवैसी की वजह से। तो ओवैसी जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि ओवैसी ने जो एक नया नैरेटिव दिया कि भाई 18% हमारी आबादी और उस अनुपात में भागीदारी नहीं, आखिर हमेशा कब पीछे की सीट पर बैठा रहेगा मुसलमान। इसके अलावा सीटों के बंटवारों को लेकर देखिए जिस तरह से मामला सामने आ गया, अभी जब डिप्टी सीएम का जब मामला उठा, मुकेश सैनी को दिया गया 2.5% वाले को आप बना रहे हो डिप्टी सीएम और मुस्लिम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं। तो ये तमाम विवाद जब हाल में इधर उठे हैं तो ऐसे में तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो जो है मुसलमानों को इस बात को लेकर बताएं कि वो उनके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और इसलिए उनको सामने आना पड़ रहा है। अन्यथा यदि ये परिस्थितियां नहीं होती तो कतई तेजस्वी यादव इस समय ये रिस्क नहीं लेते। हालांकि इसमें रिस्क इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसी स्थिति जब आती है तो हिंदू वोट के पोलराइज होने का खतरा भी है, तो बीजेपी के लिए एक मौका भी मिल गया। तो यहां पर दोनों बातें, यदि ना बोलो तो परेशानी, बोलो तो परेशानी। तो मुझे लगता है इसलिए तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये वक्फ बिल हम होने नहीं देंगे। युवा चेहरे को साथ लेकर घूम रहे हैं जो कारी शोएब हैं और वो भी यही बात कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि अब बीजेपी इसका विरोध तो कर ही रही है, बीजेपी भी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो अब देखना है कि इसका कितना असर होता है। काउंटर पोलराइजेशन तो होता है, लेकिन फैजान जी ये कितना बड़ा मुद्दा बना सकते हैं तेजस्वी यादव? ये वक्फ कानून जो है भाई केंद्र सरकार ने इसको बना दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप इसे कूड़ेदान में फेंक नहीं सकते। अधिकार राज्य सरकार में है नहीं, ममता बनर्जी जब कुछ नहीं कर पाई, अभी तो आप विपक्ष में है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो जनता ने तय करना है। तो ऐसे बयानों से क्या कोई फायदा हो सकता है आरजेडी को? देखिए, कल भी हम लोग इस पर बहस कर रहे थे और उस पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे थे कि जो कारी शोएब ने कहा था, लेकिन लगभग वही लैंग्वेज, वही टोन जो है वो तेजस्वी यादव का भी है। उन्होंने भी कहा कि इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। मुझे लगता है कि ये इन लोगों की सोच है कि वक्फ एक्ट जो है वो मुसलमानों का एक इमोशनल इशू है और इससे हर मुसलमान जुड़ा हुआ है। ये कह के कि भाई अगर वक्फ इस तरह का कानून बन गया तो आपकी मस्जिद है, आपका मदरसा है, आपका कब्रिस्तान है या आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। हालांकि देखिए ऐसी बात नहीं है। इसमें अगर इसको इमोशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम चुनाव के समय ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे पहले भी आपने इस तरह की बात कही थी, लेकिन वो दूसरा मौका था, वो दूसरा माहौल था। वो वक्फ एक्ट बना था, उस टाइम में आया था और पार्लियामेंट में पास हो रहा था। उस वक्त अगर इस तरह की बात कही गई थी तो ये कहा जा सकता था कि भाई ये मुसलमानों को देखते हुए, उनकी फीलिंग्स को देखते हुए इस तरह की बात कही हो। लेकिन अभी जो बात कही जा रही है वो तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये चुनावी फायदे के लिए और चुनाव को देखते हुए इस तरह की बात कही गई है। चाहे बताइए आपकी मुसलमानों में इसको लेकर क्या चर्चा आमतौर पर होती है? देखिए, मुसलमानों में चर्चा तो होती है इस बात को लेके, क्योंकि इसकी चर्चा सिर्फ ये आपको राजनीतिक उसमें हल्के में हो ऐसा नहीं है।
मस्जिदों में भी होती है चर्चा इसकी, और मुसलमानों के जो जलसे होते हैं उसमें भी इस तरह की चर्चा होती है, और इसको एक बनाया जाता है कि भाई ये देखिए आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पर सरकार की नज़र है, इनकी सरकार इसको कब्जा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए आप जागिए और ये होते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि मुझे लगता है कि 70-80% मुसलमान ऐसे हैं जिनका वक्फ के मामलों में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी कोई जायदाद इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनका उसमें कोई लेना देना नहीं इसलिए नहीं है कि शायद उनके जो पुरखे रहे होंगे उन्होंने कुछ वक्फ नहीं किया होगा, तो इसलिए ये एक इशू उनको बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखिए इशू तो बना रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जिस जिले की हम बात कर रहे थे रवि जी, उस जिले पर मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो छपरा सारण ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? अब तेजस्वी यादव 6 जनसभाएं कल यहाँ पर करेंगे, इसमें से अगर मैं बात करूं छपरा की तो चलिए यहाँ वीआईपी कैंडिडेट हमें भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव नजर आते हैं। परसा सीट भी दिलचस्प है क्योंकि तेज प्रताप की साली को आरजेडी ने उतार दिया है। 3 और 7 3 सीटें एनडीए के खाते में थी और 7 सीटें थी इस जिले की महागठबंधन के में। इस बार क्या समीकरण नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है, आप बीते दिन आपने देखा कि जो सारण के जो जेडीयू के अध्यक्ष थे वह पाला बदल करके कहां चले आए, तेजस्वी यादव के पास में चले आए। तो वहां का जो समीकरण तेजी से बदल रहा है, और खेसारी लाल यादव का जाना, वह क्षेत्र भी लालू प्रसाद यादव भी कभी वहां से जीता करते थे, तो वह उनका एक तरीके से कहा जाए तो जनता उन पर भरोसा करती है, लालू प्रसाद यादव पर। ठीक है, इस बार रूडी जी जीत गए वहां से, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार वहां से स्ट्राइक किया, लेकिन अब जो खेसारी लाल यादव और विधानसभा 2020 का भी आपने जो चर्चा किया, 7-10 जो विधानसभा की सीट है उसमें 7 और 3 का जो आंकड़ा है, जो फासला बड़ा फासला है वो, और ये निश्चित रूप से तेजस्वी की नजर उस पर है, महागठबंधन की उस पर नजर है। तभी आपने देखा कि जेडीयू के जिला अध्यक्ष वहां से आ गए, आरजेडी के पास चले आए, बीते दिन 2 दिन पहले की बात है ये। तो ये कहीं ना कहीं वहां पर आपको दिखाई पड़ा। और परसा की बात आपने की, जो परसा में जहां पर चंद्रिका राय जो है, वो दरोगा प्रसाद राय एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उनके पुत्र हैं, उनका गढ़ है, और उनका भी दर्द बीते दिन दिखाई पड़ा ऑन कैमरा कि वो किस तरीके से वह कह रहे थे किस लिहाज से जेडीयू ने उनका टिकट काटा, क्या उनमें कोई कमी थी, कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप था, या कई सवाल पूछ रहे हैं आम से। तो यह कहीं ना कहीं देखिए यादव वोट, और ये दूसरी तरफ आपको खेसारी लाल यादव का वहां से उसी क्षेत्र से, आसपास के क्षेत्र से, तो उसका इंपैक्ट निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। और ये आंकड़ा 7 से कहीं 8 नहीं हो जाए, यह भी हो सकता है। आप कह रहे हैं 1 सीट बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकता है, वहां पर इसी तरह का समीकरण सत्ता हुआ भी दिख रहा है। आप देखिए वहां पर क्या कॉम्बिनेशन जो है, आप जैसे वक्त संशोधन विधेयक की बात कर रही हैं, तो ये लोगों का एक और कारण है कि जैसे किसान आंदोलन के लिए किसान वाले को उसको जो है सो विड्रॉ करना पड़ा, तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये देखिए सब मसले को सिर्फ एक तरफा बोलिएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, दोनों चीज को आप क्लब करिए। अब आप बोलिएगा किसान आंदोलन की तरफ बड़ा आंदोलन तो नहीं दिख रहा, तो आंदोलन का मतलब क्या रोड जाम, सड़क जाम, चक्का जाम यही होता है? जनता अगर यदि आवाज उठा रही है, लोग उसको तो वो आपको तो सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र में तो यही अधिकार है और यही हथियार भी है। तो देखिए एनडीए भी कहीं ना कहीं समझता है कि यहाँ पर जो मजबूती है वो महागठबंधन की ज्यादा नजर आती है। आप अगर हम सिर्फ सारण जिले की ही बात करें तो जैसे अभी रवि जी ने कहा कि भाई ये 7 का आंकड़ा 8 भी हो सकता है महागठबंधन का। महागठबंधन यहाँ इतना मजबूत है, लेकिन मोदी की भी यहाँ रैली होना, वो भी छपरा आएंगे, वो भी रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, इससे कुछ बदलेगा? देखिए सारण छपरा राजनीतिक तौर पर हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। कई मुख्यमंत्रियों को देने वाला ये जिला, ये क्षेत्र रहा है, और हमेशा यहाँ किसी को एक तरफा मामला किसी के लिए रहा नहीं है। मतलब जो 2 धुरी की राजनीति होती है, दोनों धुरी का पलड़ा हमेशा यहाँ पर बराबर टिकता रहा है। पिछली बार महागठबंधन को एज था। लोकसभा में देखिएगा तो ये एनडीए की ओर चला जाता है। ये मामला राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार सांसद बन रहे हैं छपरा से। विधानसभा में ये मामला 50-50 का रहता है, या ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। इस बार भी करीब उसी तरीके का मामला छपरा जिले में दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पिछले 2 विधानसभा से चुनाव से छपरा, खास छपरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन इस बार अपने सिटिंग विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के छोटी कुमारी को टिकट दिया। और ये वहाँ से रेखा गुप्ता थी, मेयर थी, उन्होंने भी नामांकन कर दिया है। तो खतरा वहाँ एनडीए की जो बात रवि उपाध्याय सर कर रहे थे, वहाँ पर ये भी है कि एनडीए एकजुट नहीं दिख रहा है। जो 8वीं सीट कह रहे हैं रवि सर कि 8 सीट आ सकती है महागठबंधन को, तो ये छपरा आप कह रहे हैं?
देखिए मुश्किल लड़ाई है छपरा में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने ही लोगों से वहाँ खतरा महसूस हो रहा है। अभी चूंकि चुनाव में समय है, आए दिन स्थितियाँ बदलती हैं, कल क्या स्थिति बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जो काउंटिंग है ये बहुत मतलब एनडीए के पक्ष में पूरी तरीके से चला जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं। यहाँ मामला कांटे का रहेगा छपरा में, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे बाद में भी, अभी तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बाद में और भी ताकत यहाँ झोंकी जाएगी। बड़ी बड़ी सभाएं और भी सभाएं छपरा के इर्द गिर्द किया जाएगा, सारण में, ये सिवान में भी किया जाएगा, उस बॉर्डर पर जो छपरा से लगता है। तो इस तरीके से चीज़ें एनडीए करने की कोशिश करेगी वहाँ। हाँ, अब आपने क्योंकि जनसभाओं का जिक्र कर दिया तो ये सवाल पूछा जा रहा था नीतीश, हालांकि हमारे शो की शुरुआत में ये जानकारी आ गई कि अब राहुल गांधी का प्रोग्राम आ गया है, वो 29 को आएंगे, लेकिन ये बड़ा जोर शोर से पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी कहाँ हैं, मोदी आ गए, तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, वो कब कितनी मेहनत करेंगे, लेकिन अब लग रहा है 29 से उनकी भी रैलियां शुरू हो जाएंगी। ये कितना इम्पैक्टफुल होगा? हाँ बिल्कुल, और ये शुरू में ही इस बात की बहुत चर्चा हो रही थी कि आखिर राहुल गांधी कहाँ हैं। आप देखिए वोटर अधिकार यात्रा में किस तरह से उन्होंने काफी समय दिया, लगातार अलग अलग जिलों में गए, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, जोश बढ़ाया, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक वो ऐसे गायब हुए कि ये बिल्कुल हैरान करने वाला था कि कहाँ चले गए राहुल गांधी। सबको मालूम है कहाँ गए, लेकिन खैर अब जब वो आ रहे हैं तो जाहिर है एक उम्मीद है। और दूसरी बात ये भी कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारों को लेकर जिस तरह से खींचतान मची हुई थी, तो उसमें बहुत मुश्किल था कि वो यहाँ पर आकर आए, क्योंकि महागठबंधन का कोई नेता आपस में बातचीत नहीं कर रहा था, कोई मीडिया के सामने नहीं आ रहा था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, बिल्कुल असमंजस की स्थिति थी। ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई होगी। तो जाहिर है अब उस दौर से महागठबंधन निकल चुका है, अब सीटों का बंटवारा हो चुका है, कई जगहों पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति अभी भी है, लेकिन अब जाहिर है राहुल गांधी आएंगे तो उसके बाद उनकी साझा सभाएं भी होंगी। तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा है, और एक मैनिफेस्टो की भी तैयारी है। कल तो मैनिफेस्टो शाम 4:30 बजे आ रहा है। पहले ही तेजस्वी यादव सारी घोषणाओं का ऐलान कर चुके हैं, उन्हीं को एक जगह पिरोकर इनको रखा जाएगा। तो अब देखना यह है कि राहुल गांधी जब यहाँ पर आ रहे हैं तो उनकी जो सभाएं होंगी उसमें तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में वो दोनों नज़र आते हैं, नहीं आते हैं, क्या होता है, क्योंकि अंदर अंदर जो है बहुत सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सीटों को लेकर और तमाम दूसरे विषयों को लेकर जो खींचतान है वो अभी भी बनी हुई है। एक तरफ तो ऐसा था वोटर अधिकार यात्रा में कि बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया था कि लालू के बेटे को ड्राइवर राहुल गांधी ने बना लिया, ऐसी केमिस्ट्री थी, और अब ये देखना हमें दिलचस्प हो रहा है कि अब केमिस्ट्री मंच पर क्या दिखाई देगी राहुल और तेजस्वी की। चुनाव है तो चुनाव के नाते केमिस्ट्री को तो ठीक रखना ही पड़ेगा। वो अंदर अंदर जो भी कुछ डिफरेंसेस हों वो अलग बात है, कुछ हो सकता है कि पसंद ना आया हो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन या जो कुछ भी हो, 60 सीटों पर कांग्रेस कितना सेटिस्फाइड है ये अलग बात है। लेकिन जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या खड़गे ये आएंगे कैंपेन के लिए तो कैंपेन ज्वाइंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग अकेले ही कैंपेन करें या अपने ही उम्मीदवारों के लिए करें, ये नहीं होगा, क्योंकि उनको यूनिटी दिखानी है। इसलिए ये सभी नेता सभी पार्टियों के, उसमें सीपीआई एमएल के भी होंगे, सीपीआई के भी होंगे, ये लोग साथ साथ कैंपेन करेंगे। और मुझे लगता है कि इस कैंपेन का जो भी असर होगा साथ साथ ही होगा, अकेले करने का कोई भी अभी तक वो नहीं होगा। हो सकता है वो 2 ही 3 दिन के लिए वो कैंपेन करें, लेकिन उसका एक पब्लिक में मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा कि भाई इन लोगों में यूनिटी है और ये एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके की तस्वीर रवि जी हमने देखी, पहले तो बातचीत एकदम बंद हो गई, राहुल गांधी कहाँ हैं, राहुल गांधी कहाँ हैं, सवाल सब पूछने लगे, तेजस्वी राहुल की बात हो रही है या नहीं हो रही है इस पर प्रश्न खड़े होने लगे। और जब सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान तेजस्वी का हो भी गया, उसके बाद भी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, चाहे खड़गे की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, हम राहुल गांधी की बात करें, इनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। कोई ऐसा नहीं कि बधाई दी हो या सोशल मीडिया पर ही कुछ लिख दिया हो। इससे भी सवाल खड़े हुए कि भाई सब ठीक है या सिर्फ दिखाने के लिए सब ठीक किया जा रहा है। नहीं, देखिए एक चीज आपने खुद इससे पहले सवाल में कहा कि जब एसआईआर का मसला चल रहा था बिहार में, जब आंदोलन बड़ा दिख रहा था, 16 दिन तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के पहली बार किसी प्रदेश में इतने लंबे समय तक कैंप किया हो, नंबर 1। नंबर 2 बात, तेजस्वी यादव को ही उनकी गाड़ी चला रहे थे, तो यही कहा जा रहा था, उसी को हम लोग डिकोड भी कर रहे थे, वही बिटवीन द लाइन को हम लोग समझ रहे थे कि जब तेजस्वी यादव गाड़ी चला रहे हैं तो वो सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि यही चीफ मिनिस्टरियल चेहरा है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का, जो कि बाद के दिनों में दिखाई भी पड़ा। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं सब लोग पूरी तरीके से
मुकम्मल तौर पर आप मानिए इनको जीतना है। बिहार जिस तरीके से झारखंड इन्होंने पड़ोसी राज्य को जीता है, वही तैयारी यहां पर भी मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि 7 दिन तक 8 दिन तक निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नहीं दिखाई पड़े, लेकिन अब देखिए जितना एग्रेशन, आप 2020 का भी आंकड़ा उठा करके अगर आप देखिएगा, ऑन रिकॉर्ड है ये कि तेजस्वी ने सबसे अधिक सभाएं की थी 2020 के विधानसभा चुनाव में। और आप देखिए कि कल जो है सो छठ का व्रत का माने शुरुआत था। आप देखिए तेजस्वी सीमांचल में कल स्ट्राइक कर रहे थे, तो ये वो जान रहे हैं कि मुस्लिम जो है सो छठ में नहीं रहते, तो वहां पर वो स्ट्राइक करके अपने वोट को, और जो बार बार कहा जा रहा था ओवैसी फैक्टर, उसको वहां पर धराशायी कर दिया। जो देर हुई ना कैंपेनिंग में, उसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं अब तेजस्वी खूब जोर शोर से। डैमेज हम लोग बना रहे हैं इसको कि डैमेज कंट्रोल। देखिए वो कोई भी घर में भी टनटून होता है तो थोड़ी सी बात तो होती है, लेकिन इसको देखिए तेजस्वी कितने यंग और युवा हैं और वो जो कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ है। आप खुद गवाह बनी है, कई जगहों पर उनकी सभाएं हुई, तो आप खुद धक्का खा करके कितने किलोमीटर आगे निकल जा रही हैं। तो यह क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूथ उनके साथ में है। जो युवाओं की बात एनडीए कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो युवा उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब युवा जिसके साथ खड़े होंगे तो वह क्या परिवर्तन होगा, यह दिखाई पड़ेगा 14 नवंबर के बाद।